नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अमित कुमार शर्मा आप सभी का आरजेसी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, हमारी संस्था के द्वारा आप लोगों के लिए कुछ विशेष महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा की जा रही थी, जिनमें हम बात कर रहे हैं आज जेट 2019 के पार्ट सेकंड पर। बच्चों, ये पार्ट सेकंड के जो प्रश्न हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो आगामी होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होंगे, इसलिए इन्हें विशेष रूप से ध्यान दें। हम चलते हैं पार्ट सेकंड के पहले प्रश्न पर। बच्चों ध्यान दें, जो पार्ट सेकंड का जो पहला प्रश्न है उस प्रश्न को जरा देखते हैं। क्या कहता है कि रोग जनकों द्वारा उत्पन्न पादप रोग कहलाते हैं। तो बच्चों ध्यान दें कि रोग जनक के द्वारा कौन से पादप रोग उत्पन्न होते हैं। रोग जनक कौन होते हैं कि ऐसे घटक जो कि रोग उत्पन्न कर देते हैं, रोग जनक कहलाते हैं। अब रोग जनक अगर ये रोग उत्पन्न करेंगे तो ये क्या होते हैं, फैलते हैं, और फैलने वाले रोगों को क्या कहा जाता है, संक्रामक रोग की श्रेणी में रखा जाता है। इसलिए इस प्रकार के रोग को संक्रामक रोग कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दें बच्चों। अगला क्वेश्चन कहता है बाजरे का हरित बाल रोग का कारणात्मक सजीव है। इसने क्या कहा, इसने कहा कि बाजरे का हरित बाल रोग किस रोग जनक के कारण उत्पन्न होता है। तो अपन को याद रखना है कि बाजरे का जो हरित बाली रोग है ये स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला नामक रोग जनक के कारण उत्पन्न होता है। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा कि बैगन का लघुपर्णीय रोग है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। तो ध्यान दें, यहां पर एक विशेष है क्या है कि आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। अगर आपसे पूछा जाता लघुपर्ण रोग है अर्थात लिटिल लीफ डिजीज के बारे में बात करता, तब तो आपको यहां पर सही जो उत्तर आता वो तो आ जाता विषाणु। क्या आ जाता बेटा, वायरस। जो लिटिल लीफ की बात करते हैं तो लिटिल लीफ डिजीज वायरस जनित रोग होता है। लेकिन यहां पर अपन को विशेष रूप से याद रखना है कि अगर ये लिटिल लीफ डिजीज बैगन में अर्थात ब्रिंजल में दिखाई देती है तो इस रोग को उत्पन्न करने का रोग जनक विषाणु ना होकर क्या हो जाता है, माइकोप्लाज्मा कहलाता है। क्लियर बात हो गई आपके, आप समझ चुके हैं कि बैगन में लघुपर्ण रोग का कारण तो माइकोप्लाज्मा है और नॉर्मली लघुपर्ण रोग का कारण क्या कहलाता है, वायरस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 24th कि जैंथोमोनास कंप्रेस्टिस रोग पौध रोग का कारण बनता है। देखो बच्चों, जैंथोमोनास ये तो क्या है, वंश, और आगे दे रखा है कैम्पेस्ट्रिस, ये क्या है, जाति। जैंथोमोनास जो वंश है ये कई प्रकार के रोग उत्पन्न करता है। ध्यान देना कि जैंथोमोनास कंप्रेस्टिस की बात करें तो ये कुछ जो सब्जी वाले पादप होते हैं उसमें ब्लैक रोग डिजीज उत्पन्न कर देता है। लेकिन इस प्रश्न में देखें तो ब्लैक रोग तो आपको दिख नहीं रहा, इसलिए यहां पर जैंथोमोनास वंश से मिलता जुलता जो रोग है वो किसको माना जाएगा, सिट्रस कैंकर को मान लिया जाता है। ध्यान रखें, वैसे सिट्रस कैंकर तो क्या होता है, जैंथोमोनास सिट्राई या जैंथोमोनास एक्जेनिपोडस के कारण उत्पन्न होता है। लेकिन इस प्रश्न में विकल्प को ध्यान रखें तो विकल्प संख्या बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखें, निम्न में से कौन सा जैविक नियंत्रण कारक है। बच्चों, ये जैविक नियंत्रण कारक क्या होता है, तो ध्यान देना कि ऐसे रसायन जो किसी सजीव के द्वारा उत्पन्न हो और किसी अन्य सजीव, जिसमें मुख्य रूप से हम बात किसी करते हैं जीवाणु इत्यादि, की वृद्धि को रोक दें या उसे मार दें, ऐसे रसायनों को जैविक नियंत्रण कारक कहा जाता है। बच्चों ध्यान दें, हम बात करते हैं 1929 की, जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, किसकी बात करें, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक के द्वारा पेनिसिलिन जी का निर्माण किया था। और ये पेनिसिलिन जी एक ऐसा रसायन था जो कि एक विशेष प्रकार के जीवाणु, यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं कि पेनिसिलिन जी ने क्या किया था, पेनिसिलिन जी ने एक विशेष प्रकार के जीवाणु की वृद्धि को रोकने का कार्य किया था। और इस जीवाणु को क्या कहते हैं बेटा, स्टेफाइलोकोकस।
तो ध्यान रखना कि पेनिसिलिन क्या करती है, स्टेफाइलोकोकस जीवाणु के लिए एक विषैला पदार्थ होता है, इसलिए जो जैविक नियंत्रक कारक के रूप में किसे माना जाता है, पेनिसिलिन को माना जाता है। तो पेनिसिलिन से संबंधित 2-4 बातें और भी थी, वो मैंने आपको बता दी। खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसके द्वारा की गई थी, पेनिसिलियम नोटेटम कवक के द्वारा की गई थी। और पेनिसिलिन कौन से जीवाणु के प्रति कैसा था, इसको वृद्धि को रोकने वाला था, तो स्टेफाइलोकोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सीलेंट्रेटा की विशेष दंश कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो देखो बच्चों ध्यान रखें, सीलेंट्रेटा जिसे हम लोग कहते हैं निडेरिया, क्या कहते हैं, निडेरिया भी कहा जाता है। इसमें एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है, दंश कोशिका। शब्द आ रहा दंश, दंश का मतलब किसी में भेदने वाली। ऐसी कोशिकाएं हैं जो कि किसी भी जीव को भेद कर उसे मूर्छित कर देती हैं। ऐसी कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, दंश कोशिकाएं कहलाती हैं। और इन दंश कोशिकाओं को निमेटोसिस्ट के नाम से जाना जाता था। क्या कहते हैं बच्चों, निमेटोसिस्ट। तो आपको ध्यान रखना है कि सीलेंट्रेटा या निडेरिया की दंश कोशिकाएं निमेटोसिस्ट कहलाती है। और बच्चों कई बार सीलेंट्रेटा ना देके इसका सदस्य का नाम दे दिया जाता है हाइड्रा। क्या देते हैं बच्चों, हाइड्रा। तो प्रश्न ऐसे ही पूछ लेता, हाइड्रा की दंश कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, निमेटोसिस्ट कहलाती हैं। अगली बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 कि उभयचरों के अभिलाक्षणिक गुण है। बच्चों उभयचर क्या होते हैं, देखो शब्द आ रहा उभय और चर, मतलब ऐसे जंतु जो दो का मतलब क्या, जल और थल, दो आवास में अपने आप को सरवाइव कर लेते हो, उभयचर या एम्फीबिया कहलाते हैं। तो उभयचर को अपन लोग क्या कहते हैं, एम्फीबियंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एम्फीबिया कहा जाता है। अब आप ध्यान दें कि जो उभयचर होते हैं इनकी विशेषता क्या होती है। तो इनकी बात करें, जब ये स्थल पे पाए जाते हैं तो ऐसी अवस्था में ये जो श्वसन का कार्य करते हैं, किसके द्वारा करते हैं, श्वसन का कार्य ये फेफड़ों के द्वारा करते हैं। लेकिन जब ये जल में चले जाते हैं तो इनके अंदर जो श्वसन की क्रिया होती है, श्वसन की क्रिया क्यूटिनियस रेस्पिरेशन या त्वचीय श्वसन होती है। और बच्चों ध्यान दें, त्वचीय श्वसन होने के लिए त्वचा का क्या होना जरूरी है, नम होना जरूरी है। इसलिए इनका जो सही यानी क्या है कि करेक्टर होता है, नम एवं ग्रंथि युक्त त्वचा इनकी एक विशेषता कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखें, केंचुए में टिफ्लोसोल इस खंड के पश्चात विस्तारित होता है। बच्चों सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि साहब ये टिफ्लोसोल केंचुए में कहाँ का भाग है। टिफ्लोसोल की बात करें तो केंचुए में टिफ्लोसोल आंत का भाग होता है। कहाँ का भाग होता है बेटा, आंत का भाग। और आंत को 3 भागों में बांटा जाता है। टिफ्लोसोल से पहले का भाग जिसे कहते हैं प्री टिफ्लोसोलर जोन, एक होता है टिफ्लोसोल का भाग जिसे कहते हैं टिफ्लोसोलर रीजन, और एक होता है टिफ्लोसोल के पश्चात का भाग जिसे कहते हैं पोस्ट टिफ्लोसोलर रीजन। जो टिफ्लोसोल वाली बात करें तो टिफ्लोसोल केंचुए में आंत का मध्य भाग होता है, जो 26वें खंड से लेकर अंतिम 25 खंड से पहले तक पाया जाता है। तो इसने क्या पूछा, कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 26वें खंड से ये आरंभ हो जाता है। क्लियर बात हो चुकी है। नेक्स्ट बात करें, अगली बात देखो कि प्राणी जगत का वर्गीकरण निम्न लक्षणों पर आधारित होता है। हम ध्यान दें, क्या पूछा गया आपसे, हमें विशेष रूप से याद रखना है कि प्राणी जगत का वर्गीकरण किन लक्षणों पर आधारित है। तो एनिमल किंगडम का जो क्लासिफिकेशन होता है किस पर आधारित होता है, एक तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पर, शरीर के संगठन पर, कि जंतु का शरीर कैसा है, कोशिकीय स्तर का है या फिर अंग स्तर का है या फिर तंत्र स्तर का है। अर्थात एक तो क्या है कि शारीरिक संगठन पर आधारित होता है। फिर हम बात करते हैं कि उस जंतु में सम्मिति कैसी, सिमेट्री कैसी है, उसकी सम्मिति के ऊपर भी हम बात करते हैं। और हम बात करते हैं उसकी देह गुहा की, सब उसमें देह गुहा किस प्रकार से पाई जाती है। तो प्राणी जगत का वर्गीकरण निम्न लक्षणों पर आधारित होता है। और उसमें देखें, शारीरिक संगठन स्तर होता है, सम्मिति की बात करते हैं और देह गुहा की बात करते हैं। इसलिए सही विकल्प कौन सा होगा, ऑप्शन संख्या ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलें, नर कॉकरोच मादा कॉकरोच से निम्न की उपस्थिति में भिन्नता दर्शाते हैं। किसकी बात कर बच्चा, नर कॉकरोच और मादा कॉकरोच में भिन्नता पूछी गई है।
तो नर कॉकरोच और मादा कॉकरोच में भिन्नता किसके कारण होती है? देखो बच्चों, यहाँ पर मादा की नर से तुलना नहीं की जा रही, बल्कि नर की मादा से तुलना की जा रही है। तो हम जो बात करें, आकार की बात करते हैं, तो ध्यान रखना बेटा, जो नर कॉकरोच होता है मादा की तुलना में छोटा होता है। तो जो ऑप्शन संख्या देखें, बड़ा आकार, चौथा ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि नर की पूछी गई तो नर का छोटा होता है और मादा का बड़ा। तो यहाँ पर नर की बात कर रहे हैं तो यहाँ क्या होना चाहिए था? छोटा आकार होता तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा? बड़ा आकार। ऑप्शन गलत है। इसके बाद हम बात करते हैं एनल सरसाई। एनल सरसाई बेटा नर में नहीं होते, मादा में पाए जाते हैं। एक जोड़ी एनल स्टाइल, बिल्कुल सही बात है, ये नर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? नर में पाए जाते हैं, और नर के 9वें खंड में पाए जाते हैं, और मैथुन में ये सहायता करते हैं। अर्थात इन्हें हम क्या कर सकते हैं? नर कॉकरोचों में होने के कारण मादा से भिन्नता दर्शाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। अगला क्वेश्चन है, इच माइट जो मानव में होता है वह स्क्रेबीज का कारण होता है, इस जाति का संबंधी है। क्या कहना चाह रहे हैं कि इच माइट जो मानव में कैसा बेटा? परजीवी है। कैसा? ये परजीवी होता है। और ये कौन सा रोग उत्पन्न करता है? स्क्रेबीज नामक रोग उत्पन्न करता है। इसकी जो अगर प्रजाति की बात करें तो इसकी प्रजाति क्या कहलाती बेटा? सरकार्टिप्स इसकी प्रजाति कहलाती है। इसलिए इस 31वें क्वेश्चन का सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन संख्या डी। देखो बच्चों, जब क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन में आपको कहीं पर भी कोई गण आता है, कोई वंश आता है, कोई कुल आता है, ये स्टैंडर्ड के होते हैं या वैज्ञानिक नाम आते हैं, इन्हें अपन को ऐसे ही याद रखना होगा। तो इसने क्या पूछा? जाति पूछी है, तो जाति इसकी बदल नहीं सकती, इसलिए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन संख्या डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। खपरा बीटल। खपरा बीटल कैसा है बच्चों? खपरा बीटल एक भंडारित अनाज का कीट है जो कि नुकसान पहुंचाता है भंडारित अनाज को। के जीवन चक्र की व्यवस्था में अनाज को हानि पहुंचाने वाली अवस्था कौन सी होती है? तो ध्यान दे, मोस्टली अवस्था लार्वा अवस्थाएं होती हैं जो कि हानि पहुंचाती हैं, वही खपरा बीटल में भी होगा। तो इसकी जो हानिकारक अवस्था लार्वा अवस्था कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखें। मधुमक्खी पालन इस कारण से बहुत अधिक लाभदायक है। ध्यान देना बच्चों, मधुमक्खी पालन का क्या महत्व है? पहला करा मधु उत्पादन, सही है, मधुमक्खी के द्वारा हम लोग शहद की प्राप्ति करते हैं। परागण द्वारा कृषि उत्पादन, बिल्कुल सही बात है कि मधुमक्खी पालन से क्या होता है कि मधुमक्खियों की संख्या में वृद्धि होती है, और मधुमक्खियों की संख्या में वृद्धि होती है तो ये मधुमक्खियाँ कुल परागण का 80% तक भाग बनाती हैं। अर्थात 80% तक परागण की क्रिया मधुमक्खियों के द्वारा होती है। और जब परागण की क्रिया होगी तो क्रॉस पॉलिनेशन होता है, और क्रॉस पॉलिनेशन से होने से क्या होता है? क्रॉस होने से उत्पादकता का मान भी बढ़ जाता है। ये भी सही है। मधुमोम उत्पादन, बिल्कुल सही है। वी वैक्स, मधुमक्खी के द्वारा क्या किया जाता है? इसकी उदर ग्रंथियों के द्वारा मधुमोम का स्त्राव किया जाता है, जिसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं जैसे वैसलीन इत्यादि बनाने में किया जाता है। रोजगार के अवसर, बच्चों ये भी ऑप्शन सही है। अगर मधुमक्खी पालन होगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में उस मधुमक्खी के द्वारा क्या क्या प्राप्त होंगे? शहद की प्राप्ति होगी, मोम की प्राप्ति होगी। शहद को और मोम इत्यादि को बेचकर क्या है? रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन ऑप्शन सारे ही सही है। तो इसमें लेकिन हमसे क्या पूछा गया है कि इसके अंदर आपसे पूछा बहुत अधिक लाभदायक, मोर करेक्ट की बात कर रहा है। तो ध्यान देना, हमारी जो परीक्षा है, हमारी परीक्षा कौन सी है? एग्रीकल्चर पर आधारित परीक्षा है। और एग्रीकल्चर पर आधारित परीक्षा तो बच्चों हमारे सिलेबस में जो दे रखा है, हमारे सिलेबस में स्पष्ट रूप से दे रखा है मधुमक्खी पालन का कृषि क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए आर्थिक महत्व की बात करें तो बच्चों ध्यान देना, इस आधार पर सही विकल्प क्या हो जाएगा? सही विकल्प हो जाएगा परागण द्वारा कृषि उत्पादन में वृद्धि। क्लियर बात हो चुकी है। नेक्स्ट बिंदु, अगला क्वेश्चन देखिए 34। पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित एवं प्रभावी कीट नियंत्रण की विधि है। ध्यान देना बेटा, हम बात कर रहे हैं किसको ध्यान में रख रहे हैं? पर्यावरण को ध्यान में रख रहे हैं। तो पर्यावरण को ध्यान में रखकर अगर हम कीट नियंत्रण करें तो इसके लिए कौन सी विधि उपयोग में ली जाती है? तो ध्यान देना कि रसायन जितने भी होते हैं पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं, इसलिए रासायनिक नियंत्रण तो बच्चों गलत हो गया। सही है कि नहीं है? भौतिक नियंत्रण, भौतिक नियंत्रण में भी क्या करना पड़ता है? हमें कई प्रकार के एपरेटस इत्यादि का उपयोग करना पड़ता है, हमें परेशान होना पड़ता है, इसलिए इस चीज़ को भी अपन गौर नहीं करेंगे।
कर्षण नियंत्रण में क्या करते हैं, कर्षण नियंत्रण के अंदर हम लोग को एक तरह तरह के एक जैसे गड्ढे खोदना इत्यादि है, उसके बाद उसमें पानी भरना, उसमें रसायन इत्यादि डालना, उसके बाद उनको सबको इकट्ठा करना, ये सब भी क्या होते हैं कुछ हद तक एक नुकसानदायक है। लेकिन फेरोमोन ट्रैप की बात करें तो बच्चों फेरोमोन ट्रैप के अंदर कोई नया काम नहीं करना पड़ता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें एक विशेष प्रकार का बोर्ड लिया जाता है, उस पर विशेष प्रकार के ऐसे रसायन चिपकाए जाते हैं जो केवल वहीं तक ही सीमित रहते हैं और कीटों को आकर्षित करने का कार्य करते हैं। अब कीटों को आकर्षित कैसे करते हैं कि रसायन जो होता है वो नर कीट को आकर्षित करता है, जैसे ही नर कीट आता है इससे चिपक जाता है और चिपक कर क्या होता है यहाँ से उड़ नहीं पाता और चिपके चिपके नष्ट हो जाता है। इस प्रकार की विधि पर्यावरण को किसी प्रकार से नुकसान भी नहीं पहुँचाती और साथ में हमें भी किसी प्रकार से ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता। इसलिए पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित एवं प्रभावशाली कीट नियंत्रण की विधि फेरोमोन ट्रैप मेथड के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न देखें बच्चों। अगला प्रश्न बच्चों क्या है, अगला प्रश्न ये कहता है 35 नंबर क्वेश्चन कि रासायनिक कीटनाशी जो विषाक्तता मापने के लिए परीक्षण प्रजाति के लिए उसका निर्धारण करना आवश्यक है। तो ध्यान दें क्या कहना चाह रहा है कि रासायनिक कीटनाशी की विषाक्तता को मापना है। जो केमिकली पेस्टिसाइड्स हैं उसकी हमें क्या टॉक्सिसिटी नापनी है। उसके नापने के लिए या उसका निर्धारण करने के लिए किस डोज का उपयोग किया जाता है, तो ध्यान दें इसके लिए एक याद रखेंगे अपन को मीडियन लीथल डोज का उपयोग किया जाता है। क्या कहते हैं बच्चों, मीडियन लीथल डोज का उपयोग किया जाता है। इसके लिए सही विकल्प क्या होगा, लीथल डोज 50। ये बच्चों ध्यान दें यहाँ एक शब्द आया LD50। ये LD50 क्या है, LD50 का मतलब क्या है, ध्यान दें कि कीटनाशी रसायन की वह मात्रा, क्या देखो मैं परिभाषा लिख देता हूं आप ध्यान रखेंगे, कीटनाशी रसायन की वह मात्रा, और बच्चों ये मात्रा कैसी है, निश्चित मात्रा है, मात्रा जो 50%, कितने परसेंट की बात कर रहा हूं, 50%, और 50% कह सकते हैं बेटा आधे, कीटों को नष्ट कर दे, कीटों को नष्ट कर दे, क्या कर दे, इनको 50% नष्ट कर दे, क्या कहलाती है, LD50 कहलाती है। तो परिभाषा समझ में आ गई LD50 की कि कीटनाशी रसायन की वह मात्रा जो कि 50% कीट को नष्ट कर दे LD50 कहलाती है। और हमने क्या कहा, रासायनिक कीटनाशी की हमें क्या देखनी है, विषाक्तता को नापना है। तो नापने के लिए जो निर्धारित अनक मान लिया जाता है वो LD50 के फॉर्म में लिया जाता है, याद रह जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि रक्त स्कंदन प्रक्रिया में कौन सा खनिज आयन आवश्यक होता है। बच्चों ध्यान देना कि रक्त स्कंदन प्रक्रिया में कौन सा खनिज आयन आवश्यक होता है। इसके अंदर हम लोग जरा देखें कौन कौन से आवश्यक होते हैं। तो रक्त के निर्माण के लिए आयरन आवश्यक होता है, रक्त के निर्माण के लिए आयरन आवश्यक है। जिंक की बात करें, ऑक्सीजन के संश्लेषण के लिए जिंक की आवश्यकता होती है। इसके बाद हम बात करें मैग्नीशियम की, क्लोरोफिल के निर्माण के लिए मैग्नीशियम की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन हमसे क्या पूछा है, रक्त का निर्माण नहीं पूछा बल्कि रक्त का स्कंदन पूछा है, ब्लड का कोगुलेशन पूछा है। और रक्त स्कंदन की क्रिया कैल्शियम के प्रभाव से संपन्न होती है। किसके प्रभाव से होती है बेटा, कैल्शियम के। इसलिए सही उत्तर क्या होगा, Ca+2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 37वां देखें। विटामिन B12 इन खाद्य पदार्थों से प्राप्त किया जाता है। अब देखो बच्चों, विटामिन B12 की बात करें तो जो विटामिन B12 है इसके बारे में 2-3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हम बात करें विटामिन B12, ये जो विटामिन B12 है इसे कहते हैं साइनोकोबैलेमिन, साइनोकोबैलेमाइन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों उसको, साइनोकोबैलेमाइन। चूंकि साइनोकोबैलेमाइन में आपको यहां पर देखो कोबेले अर्थात किसको दर्शाता है, कोबाल्ट को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, कोबाल्ट को। और बच्चों है क्या ये विटामिन बी है। और विटामिन बी का जो सबसे अच्छा सोर्स होता है वो क्या कहलाता है, ईस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, ईस्ट। अब हम बात करें हमारे विकल्प पे कि विटामिन B12 की प्राप्ति का सबसे अच्छा स्रोत क्या है।
तो देखो विटामिन B12 की प्राप्ति का सबसे अच्छा स्रोत ईस्ट या खमीर कहलाता है। क्या कहलाता है? खमीर। तो देखो ईस्ट यहाँ पे आ गया और बाकी कहीं पे ईस्ट नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन ये है। और साथ में यकृत या लीवर भी इसका साथ में सहयोग देगा। तो विटामिन B12 का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? ईस्ट और यकृत कहलाता है। बाकी हम बात करें हरी पत्तेदार सब्जियां, ये किसके लिए उत्तरदायी होती हैं? ये बच्चों ध्यान दे चलें, विटामिन D के लिए उत्तरदायी है। हरी पत्तेदार सब्जियों के अंदर हम बात करें तो विटामिन D के साथ साथ कुछ हद तक इसके अंदर विटामिन A इत्यादि की भी प्राप्ति हो जाती है। खट्टे फल की बात करें तो खट्टे फल से विटामिन C की प्राप्ति होती है। और मेवे की बात करें तो मेवे से विटामिन D की प्राप्ति होती है। किसकी होती है बच्चों? D की। तो मेवा विटामिन D का अच्छा सोर्स माना गया है, खट्टे फल विटामिन C के अच्छे स्रोत माने गए, ईस्ट और यकृत विटामिन B और उसमें भी क्या दे रखा है? B12 का सही स्रोत माना गया है। तो बच्चों ये हमारे लिए सही विकल्प होगा D। लेकिन फिर भी अगर विटामिन B से संबंधित बातें पूछे तो दो बातें और पूछी जाती है। इसका रासायनिक नाम पूछा जाता है साइनेकोबैलेमाइन, और दूसरा पूछा जाता है इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? इसमें कोबाल्ट नाम का तत्व पाया जाता है। क्वेश्चन संख्या 38। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 38 पे कि नर जनन तंत्र में नर लिंग हार्मोन के स्त्राव का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? किसकी बात कर रहे हैं बेटा? हम बात कर रहे हैं नर लिंग हार्मोन। नर लिंग हार्मोन क्या कहलाता है? सबसे पहले इसके बारे में पता होना चाहिए। इसे कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्या कहते हैं इसको? टेस्टोस्टेरोन। ये जो टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन का नियंत्रण कौन करता है? ध्यान देना, निर्माण कहाँ से होता है? निर्माण तो वृषण की लेडिंग कोशिका के द्वारा किया जाता है। किससे करते हैं बेटा? वृषण की लेडिंग कोशिका। लेकिन इसका जो नियंत्रण होता है अर्थात रेगुलेशन कहाँ से होता है? पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली। किसकी बात करो बेटा? पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली के द्वारा स्त्रावित LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा इसका नियंत्रण किया जाता है। याद रह जाएगा। तो ये हमारे लिए सही विकल्प ये होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन संख्या 39। क्या कहता है बच्चों 39? केंद्र पीत की अंडे निम्न के अभिलाक्षणिक गुण हैं। केंद्र पीत की इसे क्या कहता है? सेंट्रोलेसिथल। क्या कहते हैं इसको? सेंट्रोलेसिथल एग। तो ध्यान देना कि ऐसे अंडे जिसमें पीतक अंडे के बिल्कुल केंद्र में पाया जाता हो, केंद्र पीत की अंडे कहलाते हैं। और बच्चों ये स्टैंडर्ड का प्रश्न है। केंद्र पीत की अंडे इंसेक्ट या कीटों का एक अभिलाक्षणिक गुण होता है। क्लियर बात? नेक्स्ट चलते हैं पार्ट 2 जेट 2019 का। बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन है। अंडाणु के कोरोना रेडिएटा का भेदन कर अंडाणु कोशिका झिल्ली तक पहुंचने के लिए शुक्राणु के एक्रोसोम के द्वारा स्त्रावित एंजाइम है। ध्यान देना, क्या कहा इसने कि अंडाणु की कोरोना रेडिएटा को भेदने के लिए शुक्राणु के एक्रोसोम के द्वारा कौन सा एंजाइम स्त्रावित किया जाता है, ये बात पूछी जा रही है। अर्थात शुक्राणु को अंडाणु में प्रवेश करवाना है। तो शुक्राणु को अंडाणु में प्रवेश करवाने के लिए कौन से हार्मोन की आवश्यकता पड़ती है? तो ध्यान देना कि शुक्राणु के सिर में एक्रोसोम नाम की संरचना पाई जाती है। और ये एक्रोसोम नाम की संरचना विशेष प्रकार के हार्मोनों का स्त्राव करती है। और ये हार्मोन कौन कौन से होते हैं? एक हार्मोन होता है बेटा हाई एल्यूरोनिडेज, और एक होता है प्रोएक्रोसिन। कौन सा होता है बेटा? एक होता है हाई एल्यूरोनिडेज। ये कौन करता है? ये एक्रोसोम बनाता है। एक्रोसोम के द्वारा ये एंजाइम स्त्रावित हुए। इनमें से पहला है हाई एल्यूरोनिडेज और दूसरा होता है प्रोएक्रोसिन। इन दोनों को सम्मिलित रूप से बच्चों क्या कहते हैं? एक्रोसोमिन कहा जाता है। क्या कहते हैं? एक्रोसोमिन कहते हैं। तो अब आपके सामने क्लियर बात हो गई क्या कि अंडे की कला को गलाने के लिए एक्रोसोमिन की आवश्यकता पड़ती है। देखो कहीं एक्रोसोमिन है क्या? नहीं। इसका मतलब इस फॉर्म में तो नहीं पूछा है। फिर इसमें हम बात कर सकते हैं प्रोएक्रोसिन और हाई एल्यूरोनिडेज। क्या देखो इसके अंदर कहीं प्रोएक्रोसिन है क्या? नहीं। फिर कौन सा फॉर्म पूछा गया? हाई एल्यूरोनिडेज है क्या? बिल्कुल है। इसका मतलब अंडे की कला को गलाने के लिए
एक्रोसोम के द्वारा हाइएलुरोनिडेज नाम का एंजाइम स्रावित किया जाता है, जो अंडे में पाई जाने वाली कोरोना रेडिएटा को गला देता है और कोरोना रेडिएटा के गलते ही शुक्राणु अंडे की प्लाज्मा झिल्ली के साथ संपर्क में आ जाता है, अर्थात शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार आपने जेट 2019 के पार्ट सेकंड के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विशेष रूप से ध्यान दिया। आप लोग के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हों, ऐसा मेरा विश्वास है। आप हमारे साथ बने रहें और साथ ही मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।